हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। हम लोगों ने अपना फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि फिजिक्स अगर देखें तो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 10th की जो साइंस की फिजिक्स है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री। ठीक है, आज केमिस्ट्री की पहली क्लास है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको और भी अच्छे से, जैसे फिजिक्स का अच्छे से रिवीजन करते आए थे, सेम वैसे ही आप केमिस्ट्री का भी करते रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बायो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं, मैं हूं रजिश पांडे और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास 10th PTP सर पे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। तो लिखा हुआ है, और इसको इंग्लिश में भी, अगर जो थोड़े बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी पसंद करते हैं, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा उनके लिए कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का नेम हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। ठीक है, क्लास आज इंट्रो रहेगी, तो आज इसमें क्या जानेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और उनको कैसे लिखने की क्या क्या विधियां होती हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। तो यही सब आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही हम लोग यही जान लेते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक, क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्मों के पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले पदार्थ बनाते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। फिर बात आती है कि सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, तथा उनसे जो रिजल्ट मिलता है हमको, यानी कि जो उनसे चीज बनती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। तो क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थों को हम लोग उत्पाद कहते हैं। एक इक्वेशन से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि C+O2, क्या कहेंगे सर, C+O2 इजगल टू क्या बन गया, C+O2 इजगल टू CO2 बन गया। ठीक है, तो अभी क्या बोला था हमने कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो रासायनिक अभिक्रिया में C और O यानी कि कार्बन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे कार्बन, और ये क्या है हमारी, ये हमारी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब भाग ले रहे होते हैं तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन से मिलता क्या है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिलता है, और इसको क्या कह देते हैं हम लोग, उत्पाद कह देते हैं। क्लियर है इतना। इसी के बाद अच्छा ये चीज देखो, कार्बन कितने यहाँ पे हैं, कार्बन का एक अणु है यहाँ पे भी कार्बन का एक अणु है, ऑक्सीजन के एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, यानी कि ये बराबर है। क्लियर है। अब कह रहे हो कि सर ये बराबर, ये क्या चेक किया आपने, तो हमने इसको संतुलित सीखा है। ठीक है, वो अभी आगे बताएंगे। तो इसमें देखो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे कि सर इन क्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, तो इन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, निम्नलिखित अभिक्रियाएं कहते हैं। तो पहली अभिक्रिया का नाम है क्या, योगात्मक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नेम है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है हमारी वियोजन अभिक्रिया। चौथी है अपघटन अभिक्रिया, फिर अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ये वो अभिक्रियाएं हैं जो इस बार आपके सिलेबस में दी गई हुई हैं। ठीक है, ये कौन सी हैं, ये वो अभिक्रियाएं हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो कौन कौन सी है, पहले बोलो कौन सी, कितनी है, 8 अभिक्रियाएं हैं, जिनके नेम क्या क्या हैं, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर बोलो अपघटन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कह रहे हैं कि सर ये पढ़ाएंगे, हाँ बेटा इसके सिलेबस में दिया गया है तो इनको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है,
कौन कौन सी, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कौन कौन सी, योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ठीक है, फिर अपघटन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, फिर आ जाएंगे हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया और लास्ट हमारा अवक्षेपण अपक्रिया। क्लियर है? तो यही वो क्या है, यही वो अपक्रियाएं हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। तो आप पढ़ते हैं कि सर अभिकारक व उत्पाद क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अभिकारक क्या होते हैं, जो अपक्रिया में भाग ले रहे होते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं, जो उनसे प्राप्त पदार्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? तो आप क्या कहेंगे कि सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, जो भी पढ़ के आए थे। ठीक है, तो क्या कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, आपने तो वही डिफिनीशन से ही तो निकल के आएगा अभिकारक और उत्पाद। तो वही चीज देखो यहाँ से डिफिनीशन से वही चीज निकल के आएगी। क्या कहेंगे कि सर Mg और HCl, Mg यानी कि मैग्नीशियम, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक कहेंगे। और इनसे चीज क्या बन गई, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। ये क्या हो गए, हमारे उत्पाद हो गए। यानी कि जब इनकी क्रिया हुई तब क्या मिल गया हमको, उत्पाद हमें हमारा मिल गया। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, लिखा हुआ है कि इस अपक्रिया में Mg तथा HCl अभिकारक हैं तथा MgCl2 व H2 क्या है, उत्पाद हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये 2 क्या कर रहा है। आ गया ना, आ गया ना, बहुत दिनों से मतलब बहुत देर से मन हो रहा होगा कि पूछने का कि सर ये 2 कहाँ से है। तो क्या कहेंगे कि पहले यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने बैलेंस किया है, इसको क्या किया है, इसको संतुलित किया है। क्या लिखा है, ये Mg कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, Mg एक ही तो लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो हम कितना मिला, Mg हमको एक ही तो मिला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे H देखो कितना है, H कितने हैं, एक, यहाँ पे H कितना है, 2। अब ये 2 H है, यहाँ पे 1 H है, तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, दोनों को बराबर रखो। अगर यहाँ पे 2 H हैं तो यहाँ पे भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 2H बना दोगे। क्लियर है? अच्छा जब इसको तुमने 2 कर दिया तो ये Cl भी तो 2 हो गए, और यहाँ पे Cl कितने, 2। यानी कि अब हमारी पूरी इक्वेशन कैसी हो गई है, बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है, यानी कि संतुलित समीकरण बन चुकी है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा कि सर रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या होती है, कि आप कैसे रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। देखो रासायनिक समीकरण को लिखने की बहुत सी विधियां होती हैं, तो इनको समझ लेते हैं पहले। क्या कहेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने की निम्न विधियां हैं। पहले कौन सी है कि रासायनिक अपक्रिया के अभिकारकों एवं उनके उत्पादों का नाम व सूत्र ज्ञात होना चाहिए। यानी कि जो हमारे जो मिलते हैं, यानी कि जो हमारा अभिकारक था, अभी पीछे आपने देखा था Mg और Cl थे, इनके नेम पता होने चाहिए, हमें सूत्र पता होना चाहिए, तभी क्या कर पाओगे आप इक्वेशन में पुट कर पाओगे। जो उत्पाद जो मिलता है उसका भी हमें जो है सूत्र और नाम उसका पता होना चाहिए। क्लियर है? फिर क्या आता है कि समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं, परमाणु के रूप में कभी नहीं लिखना है, उसको पेवर उसकी फॉर्म जो होती है अणु वाली उसमें ही लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिखा देते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, Mg परमाणु में नहीं लिखा हुआ था, किस में लिखा हुआ था, ये आपके अणु में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो H2 है तो H2 ये किस में लिखा हुआ है, ये अणु में लिखा हुआ है। अगर परमाणु कहते तो ये कितना लिखा होता, ये केवल H लिखा होता। कैसे लिखा होता, केवल H लिखा होता। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभिकारकों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। अभिकारकों को कैसे लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं। इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहेंगे, उत्पादों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा दाईं ओर चिन्ह लगा के लिखा जाता है। तो यहाँ पे जरा देखो, अभिकारकों को कहाँ पे लिखा जाता है, बाईं ओर। तो ये देखो बाईं ओर तो अभिकारकों को लिखा गया है। ये अभिकारक देखो, ये अभिकारक जो दिख रहा है तुमको, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, बाईं ओर। और क्या कहेंगे कि सर उत्पादों को लिखा जाता है दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर। क्लियर हो गया? यानी कि बाईं ओर क्या लिखे जाएंगे हमारे अभिकारक,
और दाईं ओर क्या लिखे जाएंगे, उत्पाद। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य बराबर या तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो लिखने की तरीके में क्या आता है कि अगर आपको बराबर यानी कि दोनों को बराबर करना है तो क्या चिन्ह लगाओगे, या तो बराबर का चिन्ह लगाओगे या तो तीर लगाओगे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कौन सा चिन्ह लगाया है, यहाँ पे हम लोगों ने तीर का चिन्ह लगाया। किसका लगाया है, तीर का चिन्ह लगाया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लास्ट जो है, क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो अभी हम लोगों ने पीछे बराबर किया था, जब हमने 2 लगा दिया था तो हमने बताया था क्यों किया ऐसा, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने परमाणुओं की जो संख्या थी वो क्या की है, बराबर की है। क्लियर है? तो यही क्या होता है, अगर देखा जाए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे। क्लियर है कि क्या कि जो बाईं और दाईं ओर जो पदार्थ रखे होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और किस फॉर्मूले में लिखे जाते हैं, अणु के रूप में लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या लाभ होते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है वो जान लेते हैं पहले। तो यहां पे हेडिंग लिखेंगे क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में इसमें लिखेंगे हम लोग कुछ नहीं, क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बस समझा दे रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, जिसमें हमारे दाईं ओर और बाईं ओर के जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से एक बता देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने लिया Mg और यहाँ पे ले लिया HCl। ठीक है, या छोड़ो, इससे एग्जाम्पल से रहने दो। हमने एग्जाम्पल लिया H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, इनकी क्रिया करा रहे हैं तो इससे क्या मिल गया हमें, H2O मिल गया, यानी कि पानी मिल गया। क्या मिल गया हमको, यहाँ से हमको पानी मिल गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताओ H कितने परमाणु हैं, क्या कहोगे कि सर H के 2 परमाणु हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, क्या कहोगे, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। H2, यहाँ पे H के कितने परमाणु हैं, वहां पे 2 हैं। अच्छा यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, बराबर है। फिर यहाँ पे O कितने हैं, O यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे O कितना है, 1 है। क्या दोनों बराबर हैं, तो क्या कहेंगे कि बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करते हैं। अगर यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और ये 2 कितने मिल गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। और यही क्या होती है हमारी, यही संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। तो क्या कहेंगे कि सर जो अभिकारकों यानी कि जो बाईं ओर हमारे होते हैं और दाईं ओर, उनके परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वही क्या होती है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण के लाभ क्या होंगे। अभी हम लोगों ने रासायनिक समीकरण पढ़ ली तो उसमें कुछ लाभ भी होंगे और कुछ वहाँ पे दोष भी होंगे उसके, यानी कि कुछ प्रोन्स होंगे कुछ कॉन्स होंगे।
तो उनको जान लेते हैं। तो क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण के लाभ। तो इसमें क्या कहेंगे कि सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो जो पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा कि कौन से भाग कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे खुद देखो, जो जो भाग ले रहे थे हमें उनका ज्ञान प्राप्त हो गया था, कौन भाग ले रहा है और उनसे क्या चीज बनी है उसका भी ज्ञान हमें प्राप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं व अणुओं की संख्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण अगर हो गई है तो उससे हमें ये चीज पता चल जाएगी कि कितने पदार्थ के अणु हैं और कितने परमाणु हैं। क्लियर है? अभिकारक और उत्पाद दोनों के। फिर बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया में उनके द्रव्यमानों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, यानी कि कौन सा कितने द्रव्यमान का है ये भी हमको पता चल जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है इसके, यही इसके सभी लाभ हैं। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो क्या कहेंगे कि सर रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा, उतने ही हमारे उत्पादों के कुल द्रव्यमान होगा। यानी कि दोनों के द्रव्यमान कैसे होंगे टोटल, वो बराबर होंगे। क्या कहेंगे? दोनों बराबर होंगे। समझ गए? यही हमारी रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहती है। अब हम लोगों ने जब लाभ इसके पढ़ लिए हैं तो कुछ सीमाएं भी पढ़ लेते हैं। तो क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो सीमाएं क्या क्या होती हैं? क्या कहेंगे? अभिकारकों के सांद्रण का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कि कोई पदार्थ उस रासायनिक समीकरण में कितना घुला हुआ है, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है हमें। ये क्या होती है? ये सबसे बड़ा इसमें दोष होता है। फिर क्या कहेंगे? अभिक्रिया में होने वाली उष्मा परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उष्मा परिवर्तन यानी कि कौन सा जल्दी, यानी कि कौन से में कितनी ऊर्जा लग रही है, कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें पता है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो रासायनिक समीकरण करके यानी कि सूर्य से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं और उससे क्या होता है, अपना खाना बना लेते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। इतना पता है, लेकिन कितनी उष्मा उसमें लगती है, कितनी उष्मा इधर से उधर जाती है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या कहेंगे? अभिक्रिया में लगने वाले समय का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया में कितना समय लगेगा इसका भी हमें पता नहीं चल पाता है कि कोई अभिक्रिया जल्दी भी हो सकती है और कोई अभिक्रिया देर में भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया तीव्र है या मंद, इसका भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कोई कितनी जल्दी हो जाएगी, कोई कितनी धीमे हो रही है, इसका भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। किस वजह से? संतुलित रासायनिक समीकरण के ये सीमाएं हैं कि हमें ऐसा नहीं पता चल पाता है। लास्ट जो आता है क्या कहेंगे? अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसका भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करेंगे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन कौन से, हमने कहा था फिंगर टिप्स पे अपने याद रखना। कौन सा? योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ये 8 अभिक्रियाएं क्या हैं आपके सिलेबस में है, तो इनको क्या कहा था हमने, अपने फिंगर टिप्स पे ही याद कर लेना। अब वहां पे हम लोगों ने केवल उनके नाम जाने थे, अब यहाँ पे उनके प्रकार के बारे में जानेंगे कि कौन, मतलब उनके अच्छे से और जानेंगे उनको। तो क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं जो सिलेबस में इस बार होते इससे भी ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, योग आत्मक, यानी कि जो जुड़ के हो, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ जुड़ के एक अलग पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस डिफिनेशन को भी जान लेते हैं इसमें। तो क्या कहेंगे कि सर वे अभिक्रियाएं
ठीक है। क्या कहेंगे कि सर वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु आपस में मिलकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ अणु बनाते हैं वे योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जहाँ पे दो पदार्थ मिलेंगे आपस में और एक यौगिक बनाते हैं, केवल एक यौगिक बनाते हैं, उन्हें हम लोग योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल से जान लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कि Na क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन Cl2। क्लोरीन और ये मिलके क्या बना लेते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। दो पदार्थ आपस में मिलके क्या एक यौगिक बना लेते हैं जिसका नाम क्या है NaCl। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। और जिसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम लोग, साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे भी देखो हमने इसको संतुलित किया है, संतुलित करने वाला सीख गए ना अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सेकेंड एग्जाम्पल है कि सर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, CO2 बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा HCl और NH3, HCl और NH3। HCl यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH3 यानी कि अमोनिया। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, क्या कहेंगे, HCl और NH3। HCl और NH3 मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl। NH4Cl बना लेंगे, क्या कहेंगे, NH4Cl बना लेंगे। NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है। क्या बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। इन सब के नाम याद कर लेना। क्या नाम कहोगे सर, Na क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम कहते हैं। क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किससे लिखते हैं हम लोग, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसको HCl से लिखते हैं, और NH3 यानी कि अमोनिया होता है। जब भी हम सोडियम और क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, यानी कि कॉमन सॉल्ट मिलेगा। जब भी हम कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, अगर दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाएंगे तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, उनको हम लोग कहेंगे योगात्मक अपक्रिया से बने हैं। तो CO2 क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। HCl और NH3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH3 अमोनिया जब भी मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। क्लियर हो गया। इसके आगे नेक्स्ट अब आते हैं हम, नेक्स्ट हमारी दूसरी है, क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रिया। क्या कहेंगे इसको, अपघटन अपक्रिया। तो अपघटन अपक्रिया यानी कि सेम क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रिया। नाम से लग रहा है क्या, अपघटन। अपघटन यानी कि एक यौगिक अपने अवयवों में टूट जाएगा, एक यौगिक अपने अणुओं में टूट जाएगा, वो क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन अपक्रिया। लिखा भी क्या है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। सेम वही चीजें, कोई यौगिक होगा वो क्या करेगा, इस रासायनिक अपक्रिया में अपने छोटे छोटे अवयवों में टूट जाएगा, क्या बन जाएगी, अपघटित हो जाएंगे। तो क्रिया कौन सी कहलाएगी, रासायनिक अपक्रिया कहलाएंगी। ये निम्न दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, उष्मीय अपघटन अपक्रिया, ठीक है, और वैद्युत अपघटन अपक्रिया, दो प्रकार की होती हैं। तो आगे टाइप जाने से पहले एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल कहेंगे, जैसे कि अभी हमने लिया था कौन सा, सिंपल सा पहले लेते हैं H2O, ठीक है। H2O लिया और जब हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन जब इसकी कराई तो क्या मिल गया हमको, H2 अलग निकल गया और O2
अलग निकल गया, ठीक है, तो ये अलग निकल गए। तो H2 क्या होता है हमारा हाइड्रोजन होता है और O2 क्या होता है, O2 हमारा ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे फिर वही बात कहेंगे, इनको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित कैसे करेंगे सर, H2 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, यहाँ O कितना है 2 और यहाँ पे O कितना है 1, तो क्या करेंगे दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमने O बराबर कर लिए तो एक और चीज़ ध्यान से देखना, क्या कहेंगे हाइड्रोजन और 2 यहाँ थे, 2 और हो गए, टोटल कितने हो गए 4। सर जोड़ते हैं नहीं, मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, कितने हो गए 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने 2 से मल्टीप्लाई कितना बन गया 4। क्या बन गया ये हमारी हो गई अपघटन अभिक्रिया और ये उसकी हो गई एक सिंपल सी इक्वेशन। क्या कह देंगे सिंपल सी इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। अब इसके जो टाइप है, टाइप में क्या करेंगे ऊष्मीय अपघटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। जो आज पढ़ाया है इसका घर पे अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्लास को एक बार फिर से देख लेना। और सुनो, तुम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये हमको बता दीजिए कि आप जैसे ये नाम लिख लेते हैं, नाम कैसे याद करेंगे। तो उनके लिए हम जो है एक ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें जितने भी आपके केमिस्ट्री के अंदर क्लास 10th के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे, ऐसे यौगिक जो कंपाउंड होंगे, उनकी पूरी एक लिस्ट दे देंगे आके। उस लिस्ट को आराम से याद कर लेना, ठीक है। या तो वो लिस्ट आपको वीडियो के मीडियम से मिल जाएगी या तो आपको वो शॉर्ट्स में मिल जाएगी आके। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से इसका रिवीजन करना। जय हिंद, जय भारत।